देखो मॉडर्न इंडिया ना एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस कैसे आते हैं? तो बहुत ही फैक्चुअल इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। आज आपके सामने मैं एक ऐसा चैप्टर कवर कर रहा हूँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसको सबसे फैक्चुअल चैप्टर कहते हैं। और इक्का दुक्का क्वेश्चन अब यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया, बाकी एग्जाम, स्टेट पीएससी और बाकी एग्जाम्स में भी आता हुआ नजर आता है। इस सीरीज की बेस्ट पार्ट क्या है? सीरीज का बेस्ट पार्ट ये है सर कि इस पूरे सीरीज में मॉडर्न इंडिया को एक एक दिन करके आपको टेबुलर फॉर्म में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेबल्स के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है उसको क्लास में कवर अप कराऊंगा, जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया। और यहां तक जो यूपीएससी ने रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे हैं, आप सभी के सामने दिख रहा होगा 2025 का क्वेश्चन। इस प्रकार से जो भी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है उसको भी साथ में कवर अप करेंगे विद डायग्राम, विद टेबल्स, जिसके बाद मॉडर्न इंडिया देखने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बल्कि सी बुक है, स्पेक्ट्रम की 1000 पेज के आसपास की हो गई है बुक, लेकिन उस बुक को हमने निचोड़ करके पूरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर सीरीज में रेडी कर दिया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सीरीज जो बच्चे कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करेंगे उन्हीं के लिए हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो भी स्टोरीज है, जैसे मॉडर्न इंडिया में क्या होता है ना कि हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, हर चैप्टर को सिलोज में पढ़ते हैं। हमने नॉन कोऑपरेशन को पढ़ लिया, हमने क्विट इंडिया पढ़ लिया, बट नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया के बीच में जरा फैक्टर्स के कारण ये दोनों इवेंट्स हुए, वो फैक्टर्स को हम मिस आउट करते हैं, जिसको मैं इस क्लास में कराऊंगा, जिसको हम कहते हैं ना रीडिंग इन बिटवीन द चैप्टर्स, वही वाला चीज है, उसको हम एक एक चैप्टर कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, वीडियो में जरूर बताना। योर ओपिनियंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सभी ने कहा था, मैंने मॉडर्न इंडिया के साथ, मतलब मॉडर्न इंडिया के लिए तो मैंने स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर सीरीज को। इसके पहले आप सभी ने कहा था, तो मैंने इंडियन पॉलिटी का सीरीज कवर कराया था, जिसमें हमने पॉलिटी को 25 क्लास में कवर कराया। हजारों बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं, 40,000 से ज्यादा बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस को देखा है। दैट शोज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट दैट एस्पिरेंट्स आर गेटिंग फ्रॉम दैट सीरीज। ये सीरीज भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम लाख एस्पिरेंट तक डेफिनेटली पहुंचे आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीरीज। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, quality of content is not going to be compromised. That is something I assure you, being a history and polity teacher, that is something I can assure you here, right? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, दैट इज द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। देखो एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना। जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, जब भी हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो मॉडर्न इंडिया जो है स्टार्ट होता है बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। और 1857 जो है ना, जिसको हम कहते हैं पार्ट 1 ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद बहुत कुछ बदल गया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जिस तरीके से वो इंडिया को रेगुलेट कर रहे थे, उनके रेगुलेशन में बहुत चेंजेस आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और महारानी का शासन स्टार्ट हो जाता है। और 1857 से लेकर के जो 1947, जो 90 साल का इतिहास है, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री को अपन यूपीएससी और बाकी एग्जाम का थीमेटिक एरिया मानते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आएंगे, आपके थीम्स में दिखाई देते हुए नजर आएंगे। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में हम इनको दो पार्ट्स में करेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फैक्चुअल सा क्लास है, बट मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह कंसोलिडेट कराते हुए नजर आऊंगा। सबसे पहले याद रखना 1498 ये वो टाइम है जब वास्को डिगामा बेसिकली भारत में आता है। और वास्को डिगामा के भारत आने से सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिलता है? तो सर हमारा एक डायरेक्ट सी रूट कहीं ना कहीं यूरोप और इंडिया के बीच में कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। यूरोप से इंडिया में लोग सीधा सीधा आते हुए नजर आएंगे। दूसरा, यहां से यूरोपियन कमर्शियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी स्टार्ट होता है। अब समझो, यूरोपियंस ने बेसिकली इंडिया में आना स्टार्ट किया, सो देयर मोटो वाज कि वो अपने आप को कमर्शियली एक्सपेंड कर सके, पैसा बना सके। बाद में जब वो पैसा बनाते बनाते यूज्ड टू हो गए, तो वो इंडिया में आकर के पॉलिटिकल अथॉरिटी में भी कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकली पावरफुल है ना, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो कमर्शियली भी पावरफुल होगा। मतलब अगर मैं सुल्तान हूं तो मुझे व्यापार करना है, तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेना। लेकिन अगर मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, तो मुझे सुल्तान के पास जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं खुद ही पॉलिटिकल पावर बन जाऊं। तो कहीं ना कहीं एक रेस स्टार्ट हो गया कि कौन कितने जल्दी पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज होता हुआ नजर आएगा, जो कि यूरोपियंस के आने से स्टार्ट होता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको नोटिस भी नहीं किया होगा, बट इसको ध्यान रखना। 1526 पता है क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड है जब पानीपत का सबसे पहला बैटल हुआ था। और इस बैटल के बाद में बेसिकली बाबर ने भारत में मुगल वंश की शुरुआत की। बाबर बेसिकली स्टार्टेड मुगल रूल इन इंडिया इन ईयर 1526। तो आप सोचो, बाबर यानी कि मुगल्स के आने से पहले यूरोपियंस भारत में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा इंडिया कब आता है सर? 1498 में। तो जब कहते हो ना कि इंडिया को 200 साल तक गुलाम बनाया गया, प्रीसाइजली 190 ईयर्स, वो 190 साल का इतिहास के पीछे जो अंग्रेजों की, जो यूरोपियंस की मेहनत है, वो कई सौ साल की है। इवन बिफोर द कमिंग ऑफ मुगल्स दे हैव केम टू इंडिया, राइट? चलो नेक्स्ट इज सर, वो आते कौन कौन है यहाँ पे? तो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेंस, ऐसे अलग अलग आ रहे हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? पोर्तुगीज और इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा फ्रेंच, ये तीन अपने को एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। इनका इंडिया में आने के बाद रीजन क्या है?
तो सर ये स्पाइस ट्रेड, मसालों का व्यापार, बेसिकली स्पाइस इंडिया के काफी वर्ल्ड फेमस थे, उसके लिए वो यहाँ पे आए थे। ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पे डेवलप किया गया। टेरिटोरियल उन्होंने अपना डोमिनेंस को स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल रूल को स्टार्ट किया। आप सभी के सामने यहाँ पे मैप में दिखाई देगा, इन दिस पर्टिकुलर मैप विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से यहाँ से बेसिकली दिस इज द इंडिया, जो बेसिकली यहाँ से उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया, कैलिकट वाला एरिया। और कैसे आई है, तो देखो ये पोर्तुगल से इस तरीके से पूरा घूम करके ये जो है ना केप ऑफ गुड होप, इसको क्रॉस करके इस तरीके से, और कैलिकट वाला एरिया मतलब अपना जो ये मालाबार कोस्ट है ना, इस पर्टिकुलर कोस्ट से इनका व्यापार स्टार्ट होता है। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं, तो पोर्तुगीज आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पोर्तुगीज के सक्सेस होने का रीजन क्या है, तो एक है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इसको ध्यान रखना, कॉन्स्टेंटिनोपल एक्चुअली में क्या है। तो मैं आप सभी को ना एक काम करता हूं, लेट मी टेक यू टू दैट मैप ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल सो दैट आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक यू हियर। बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाई देगा। ये एक्चुअली में यहाँ पे एम्पायर था, है ना, और इस पर्टिकुलर एम्पायर का बहुत बड़ा रेलेवेंस है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप देखोगे तो जो आपका एशिया सब कॉन्टिनेंट है और स्पेशली जो आपका यूरोप है, इसके बीच के कनेक्शन से स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। एशियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोप के बीच में, मतलब एशिया से कोई भी सामान होगा तो इसी एरिया से होता हुआ जाता था। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर इस एरिया में बेसिकली ऑटोमन एम्पायर ने अपने रूल को स्टैब्लिश कर लिया था। थोड़ा यहाँ पे देखना मैप में गौर से, आप सभी को मैप में यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। देखो इंडिया से कोई भी व्यापार होगा तो वो इंडिया से इस रास्ते होते हुए ऊपर जाकर के इधर से ऐसे यूरोप में जाता था। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू गो इन यूरोप। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस पार्ट में बेसिकली तुर्की से ऑटोमन एम्पायर ने अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण यहां से जो भी सामान ऊपर जाता था वो सामान वहां पे नहीं जा पा रहा था। तो अब यूरोपियंस के लिए चैलेंज हो गया था कि इंडिया के साथ व्यापार कैसे करे। तो उन्होंने फिर जाकर के सर ये ट्रेड रूट में इस प्रकार के रूट को डिस्कवर किया कि हम कहीं ना कहीं पूरे ओशियन को घूमते हुए बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाएंगे और वहां पे व्यापार करेंगे। तो एक तो ये रीजन था, है ना। दूसरा है सर अरब ने कहीं ना कहीं इजिप्ट और पर्शिया वाले रूट पे अपने आप को डोमिनेट कर लिया था। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। इंडियन स्पाइसेस के डिमांड्स बहुत ज्यादा थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंडियन स्पाइस कितना डिमांड में था। और स्पाइसेस का डिमांड सिर्फ मॉडर्न इंडिया में नहीं, काफी सालों से रहा है, तो वो भी एक रीजन है, राइट, कहीं ना कहीं। और रेनेसा स्पिरिट, अब यूरोप में ना एक तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा रेनेसा मतलब वहां पे विचारधारा डेवलप हो रहा है, लोग साइंटिफिक आउटलुक के बेसिस पे सोच रहे हैं। मतलब पहले क्या था ना कि चर्च का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, तो जो चीज चर्च बोलती थी वो सबको फॉलो करना पड़ता था। तो उसके अगेंस्ट में एक टाइम पीरियड आया रेनेसा, जिसमें लोगों ने कहा कि चर्च के डोमिनेंस के कारण इंडिविजुअल की लिबर्टी पे खतरा आ रहा है, चर्च जो बोल रहा है हमें करना पड़ रहा है, हम सब अपने हिसाब से करेंगे। तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट स्टार्ट हुआ, जिसको आप रेनेसा कहते हैं बेसिकली, है ना। वो वहां पे स्टार्ट हुआ, उसका भी रीजन था कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट। नेविगेशन टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग सब डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसाइल्स, इसको ध्यान रखना, 1494 का ट्रीटी है। बेसिकली इस ट्रीटी में कुछ नहीं किया गया, जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मतलब एक तो क्रिश्चियनिटी कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूरोप में क्रिश्चियनिटी स्प्रेडेड था, लेकिन बाकी दुनिया में जहां पे भी नॉन क्रिश्चियनिटी है, जहां पे नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उन पार्टिकुलर वर्ल्ड को दो देशों के बीच में डिवाइड कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि पोर्तुगल जो है वो ईस्ट साइड में अपने आप को एक्सपेंड करेगा, और दूसरी तरफ में आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, स्पेन जो है वो आपको कहां पे, वेस्ट साइड में स्प्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दैट इज हाउ दे डिवाइडेड देमसेल्व्स देयर, राइट। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसाइल्स का रीजन है कि सर पोर्तुगल जो है, यानी कि पोर्तुगीज वाले ईस्ट की तरफ में अपने आप को मूव करना स्टार्ट करते हैं कि ईस्ट में हम पूरा व्यापार करेंगे, और स्पेन ने कहा कि वेस्ट वाले एरिया पे हम व्यापार करेंगे, वहां पे अपने आप को कंक्वेस्ट करेंगे। दोनों के बीच में एक समझौता साइन हुआ था, दैट इज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसाइल्स, जिसके बाद पोर्तुगल इंडिया की तरफ में आता हुआ नजर आता है, राइट। इस ट्रीटी से रिलेटेड बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है 1494 की इस ट्रीटी को लेकर के, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी का नाम एटलीस्ट याद रखना कि ऐसा करके कोई ट्रीटी हुआ था, किसके किसके बीच में, पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में, है ना। नेक्स्ट सर वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा इंडिया आता है, कैलिकट, है ना, कैलिकट कोडिगोजे। और यहाँ पे एक जैमरी नाम का एक रूलर था, वो हिंदू किंग, कैसे थे, एक हिंदू रूलर थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के तरफ दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर आप इस तरीके से देखो, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना मालाबार वाला, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुआ इनका आना। सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ पे आते और यहाँ पे एक जैमरीन करके रूलर थे, एक हिंदू रूलर थे, जो बेसिकली इनको वेलकम करते। और इस पर्टिकुलर एरिया में अरब्स पहले ट्रेड में डोमिनेट कर रहे थे, वो उनका ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था। पोर्तुगीज ने इस एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया, रूलर के साथ अच्छी दोस्ती बनाई, और बाद में जाकर के अरब्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में जैमरीन को भी चीज रियलाइज हो गया कि पोर्तुगीज इंडिया में सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं, पॉलिटिकली अपने आप को सशक्त करने भी आए। तो कहीं ना कहीं जैमरीन और
और जो पोर्तुगीज थे उनके बीच का रिलेशन बाद में खराब होता हुआ नजर आता है। लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर सिर्फ फोकस करना है। तो हम फटाफट देखेंगे, इनिशियली अरब ट्रेडर्स थे यहाँ पे, अरब ट्रेडर्स ने इस एरिया को मोनोपोली कर लिया था, राइट, और कहीं ना कहीं वापस से इनका भी वही ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। अच्छा, वास्को डी गामा 1501 में वापस पोर्तुगल चला जाता है। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे गवर्नर्स आते हैं जो कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने सारे गवर्नर्स को एक जगह कंसोलिडेट कर दिया, फटाफट सुनना इंपॉर्टेंट है, याद करना अपने को। एक है फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा, एक है अल्फांसो डी एल्बी करके, और एक है नीनो डू कन्हा। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्लो द ढाबा पंजाबी नाम, वैसा ही कुछ लग रहा है, नीनो द कन्हा, राइट। तो बेसिकली ये तीन के तीन गवर्नर्स है। तीनों गवर्नर्स के एक एक ऑब्जेक्टिव्स या एक एक एक्शन को याद रखना है जहां पे क्वेश्चन पूछता है, बस एक, ज्यादा नहीं। मैं फटाफट बता रहा हूं। सबसे पहला आपको याद रखना, जो सबसे पहले वाले हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा, कि इन्होंने सर ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। क्या स्टार्ट किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी से इन्होंने काजर सिस्टम की शुरुआत की, यानी कि जो ब्लू वाटर, जो समुद्री पानी है, उसको हम डोमिनेट करते हैं और उस एरिया में अगर कोई व्यापार करेगा तो हमसे क्या करेगा? परमिट लेगा। दैट इज द कार्जेट सिस्टम, जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, राइट। तो इस तरीके से जो पोर्तुगीज थे उन्होंने इंडिया का जो ओशियन ट्रेड है उसमें अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। बेसिकली पोर्तुगीज को क्या कर दिया? इंडिया के ओशियन ट्रेड में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। फिर अल्फांसो डी एल्बी करके दिखाई देंगे, इन्होंने भी सर सी रूट्स को कब्जा किया था, बहुत सारे पोर्ट्स को कब्जा किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है इनके बारे में, वो है सर इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। ही कैप्चर्ड गोवा इन 1510। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा। फ्रांसिस्को डी अल्मेइदा का आपको याद रखना है ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का आपको याद रखना है कि सर गोवा को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद जो भी है, फॉर एग्जांपल सती प्रथा को हटाया गया, सेटलमेंट वहां पे बढ़ाए गए, वो सब छोटी मोटी चीजें, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन इन्हीं पे बनेगा, किसने गोवा को कैप्चर किया, और गोवा किससे कैप्चर किया? तो बीजापुर सुल्तान से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है। तीसरे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, कौन है ये? तो आपको नीनो डू कन्हा दिखाई देंगे। कहते हैं कि इन्होंने प्रशासनिक तौर पर बहुत सारे सुधार किए थे, अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था, कहां? कोचीन से गोवा। हेडक्वार्टर को कहां शिफ्ट कर दिया? गोवा शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि गोवा को कैप्चर कर लिया था इनके पहले वाले गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। तो इस तरीके से इनके यहाँ किए गए तीन मेजर एक्ट्स हैं। आपको इन तीनों गवर्नर्स और इनके तीनों के द्वारा जो मेजर एक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, बस इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं जानना। अगर आपने इतना देख लिया, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। पोर्तुगल का डिक्लाइन होने का रीजन क्या क्या था? तो फटाफट देखेंगे सर, मराठा पावरफुल होते हुए आ रहे थे, तो मराठा उस एरिया को कैप्चर कर रहे थे जहां पे इनका पहले होल्ड था। जो पोर्ट्स थे वो मराठा अपने आप कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन है। प्लस इनकी रिलीजियस पॉलिसीज बहुत ही हार्श थी, मतलब ये क्रिश्चियनिटी को बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट करना चाह रहे थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कहीं ना कहीं इसको एलियनेट किया, इसको विरोध किया हुआ है, जिसके कारण इनका जो लोकल सपोर्ट था, क्या था? जो लोकल लेवल पे इनको सपोर्ट मिल सकता था, वो सपोर्ट खत्म होना स्टार्ट हो गया। लोकल सपोर्ट खत्म होना स्टार्ट हो गया, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप एक बड़ा इंपायर बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां के लोगों ने आपको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि रिलीजन में अगर आप लोगों के घुसोगे तो लोग आपको अपोज करेंगे। इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इनिशियल डेज में रिलीजन में इंटरवीन किया ही नहीं है। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो उन्होंने भारत में जितना जुल्म किया प्रशासनिक और आर्थिक रूप में, उतना उन्होंने कभी भी धर्म के संदर्भ में लोगों को फोर्स नहीं किया। अगर उन्होंने धर्म में इतना इंटरवीन किया होता तो शायद अंग्रेजों का शासन भारत से बहुत पहले खत्म हो गया होता। बिकॉज रिलीजन इज समथिंग जहां पे लोग बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटली कनेक्टेड होते हैं, करो या मरो वाला स्टेज होता है बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मेजर चीजें होती हुई नजर आ रही थी। पोर्तुगीज का रूल का सिग्निफिकेंस बताने की जरूरत नहीं है, सब मेंस टॉपिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं, पहले तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी बाय रुपेश, इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो एक बार आप उसको देख लेना। दिस इज द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे जो डेली बेसिस पे क्विज लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं आपको फटाफट बता दूं कि ये कहाँ पे मिलेगा, सो विल गेट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। बेसिकली हमारा एप्लीकेशन का नाम है पावर मंथन। पावर मंथन एप्लीकेशन में जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन आपको दिख रहा है, आप इसके ऊपर में टैप करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी वहां पे ये आएगा। सबसे ऊपर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री यूट्यूब नोट्स, वाईटी नोट्स। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, मतलब जो भी आपकी सीरीज चल रही होगी इसके पूरे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलता हुआ नजर आएगा। आप फ्री में लॉगिन कर सकते हैं इंस्टॉल करके, और बेसिकली फ्री कोर्सेज से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर में या पॉलिटी के ऊपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन यूपीएससी बाय रुपेश। दिस इज द टेलीग्राम चैनल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। यू कैन सी लगभग 112 114 बच्चे रेगुलर बेसिस पे, 187 बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया। सो दीस गाइज आर रेगुलरली आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी और बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक।
अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस क्या है कि बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पे आकर के ये डॉकयार्ड और इन चीजों को तो इंप्रूव किया ही किया है, बल्कि कुछ नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल चिलीज, पोटैटो, टोमेटो, केशवनट, पाइनएप्पल, पपाया जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यू क्रॉप्स है जिसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो यूपीएससी में 2025 में क्वेश्चन भी आ गया था कि इनमें से कौन कौन से क्रॉप्स है जो भारत में इंट्रोड्यूस किए गए 16th सेंचुरी में, और ये तीनों क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, जो कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई देगा, राइट। तो यू हैव टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट, ऑल द थ्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपको दिखाई देगा कि यूपीएससी बेसिकली किस चीज पे फोकस कर रहा है। फिर स्टेट पीएससी का एग्जाम भी पूछ लो किस पे फोकस कर रहा है। एक तो आपके जो गवर्नर है, क्या आपको उनके इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पता है। नंबर टू, उनका जो सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस फॉर एग्जांपल कौन सा क्रॉप को कहां पे ग्रो किया गया, ऐसे एरियाज पे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बेसिकली फैक्चुअल इन नेचर है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। और फैक्चुअल होने का रीजन है सर ये चैप्टर ही फैक्चुअल है। इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे मॉडर्न इंडिया के सब कॉन्सेप्चुअल होंगे, बट दिस इज द फैक्चुअल चैप्टर, इसको अपने को उस तरीके से कवर करना भी है। नेक्स्ट आते हैं सर डच, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट देखेंगे। डच बेसिकली ट्रेड्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड प्योरली विद ट्रेड। यू विल अंडरस्टैंड डच की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेसिकली उसका नाम था स्टेट जनरल ऑफ नेदरलैंड। क्या नाम था? स्टेट जनरल ऑफ नेदरलैंड। तो बेसिकली नेदरलैंड वाले एरिया से लोग आए थे यहाँ पे 1602 में। इन्होंने अपने सेटलमेंट्स को मसूलीपट्टनम और पुलिकट जैसे एरिया में किया था। इनका मेन पर्पस था कि हमें भैया ट्रेड करना है, इनको कोई यहाँ पे अपना है ना पॉलिटिकली पावर और कुछ नहीं करना था, दे जस्ट वांटेड टू डू ट्रेड, इसलिए यहाँ पे आए, कुछ टाइम इन्होंने ट्रेड किया और फिर यहाँ से चले गए। अब आते हैं सर इंग्लिश। तो आप सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना है, और लेट मी टेल यू मॉडर्न हिस्ट्री में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे अबाउट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। सो लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सर 1599 में एक कंपनी बनाई गई थी, उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1600 में। जो क्वीन एलिजाबेथ वन है बेसिकली जो महारानी थी वहां की, उन्होंने मोनोपोली दिया है। क्या दिया है? एक मोनोपोली दे दिया कि भैया आप 15 साल तक ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ में कहीं पे भी जाओ, व्यापार करो, इंग्लैंड से कोई भी इंसान आपके अलावा व्यापार नहीं करेगा ईस्ट में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया कि आप ईस्ट में जाइए, जितना व्यापार करना है आप करिए। और इसी चीज के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली भारत में आती है। इसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज करके इसका नाम था, ठीक है। ये पूरा पूरा इसका नाम है। इसको 15 साल की मोनोपोली दी गई थी, लेकिन 15 साल में इतना बेहतरीन काम किया, इतना खजाना लूट के गए कि इसकी मोनोपोली बाद में बढ़ा दी गई एक आधी का। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मोनोपोली 1813 में खत्म की गई है, जब मैं आपको चार्टर एक्ट्स पढ़ाऊंगा। व्हेन आई विल बी टीचिंग यू ऑल द चार्टर एक्ट्स, आई विल बी टेलिंग यू किस तरीके से 1813 में बेसिकली मोनोपोली को खत्म किया गया। अब फटाफट हिस्ट्री देखो। 1609 में एक कैप्टन हॉकिंस थे जो बेसिकली जहांगीर के कोर्ट में आते, उस वक्त जहांगीर मुगल शासक थे, और कौन आते? कैप्टन हॉकिंस आते। ये पीवाईक्यू है, क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीएससी बहुत एग्जाम्स में कि जहांगीर से कौन मिलते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस मिलते हैं, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बट पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना है, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सूरत वाला एरिया पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। और आप देखो पोर्तुगीज सर 1498 में यहाँ पे आए हुए। पोर्तुगीज कब आए हुए? तो पोर्तुगीज इस एरिया में 1498 में आए हुए। ये लोग तो 1600 पे आ रहे हैं ना, तो पोर्तुगीज इनसे लगभग 100 साल पहले से भारत में, तो उनका कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग था, तो ये फेल हो गया। बाद में बैटल होता है सूरत में और पोर्तुगीज को इन्होंने डिफीट कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट क्यों कर पा रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके देश से सपोर्ट मिल रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो इंग्लैंड पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की पॉलिटिकल स्थिति बहुत ही स्टेबल है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अलग ही लेवल का क्राइसिस चल रहा है, जैसे फ्रांस देखो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और बाकी चीजें चल रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए सपोर्ट कर पा रही है, मतलब इंग्लैंड इसलिए सपोर्ट कर पा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिकॉज इंग्लैंड का पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही न्यूट्रल है और उसको दिख रहा है कि इस कंपनी से फायदा रहा है तो उसको सपोर्ट करो। तो भारत में जो कंपनीज रूल कर पाई है, जो ब्रिटिशर्स रूल कर पाए, उसका रीजन बस यही था सर कि उनकी कंट्री ने उनको सपोर्ट किया, दैट इज ऑल द रीजन इज राइट। फिर पता चलेगा सर 1613 में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री अपना स्टैब्लिश कर लिया, चूंकि ऑलरेडी 1612 में डिफीट कर चुके थे पोर्तुगीज को, सूरत जीत चुके थे। अच्छा, बॉम्बे जो था ये चार्ल्स सेकंड को 1662 में दे दिया गया। चार्ल्स सेकंड इंडिया में एक यूरोपियन था, इसको दे दिया गया। साथ में बाद में इसके कारण जो हेड क्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। वैसे ही मद्रास में भी हेड क्वार्टर शिफ्ट हुआ, और मद्रास बेसिकली गोलकोंडा नाम के एक सुल्तान थे जिनसे मद्रास लिया गया था। अभी इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, कैसे बताओ मद्रास किससे लिया, कौन सा सुल्तान ने दिया था? क्या बीजापुर के सुल्तान ने दिया था? नहीं, इट वाज एक्चुअली टेकन, द परमिशन वाज टेकन फ्रॉम द गोलकोंडा सुल्तान, और कहीं ना कहीं इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया साउथ इंडिया का। अब एक चीज को याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 3 अपने सेंटर्स बनाए थे। एक था इनका कैलकाटा, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कैलकाटा कैसे सेंटर बनता है। दूसरा है सर इनका मद्रास, जो कि आपने भी देखा साउथ इंडिया के लिए, और तीसरा इनका सेंटर था बॉम्बे।
ये बेसिकली 3 ऐसे सेंटर्स थे जहां से पूरे भारत को रेगुलेट कर रहे हैं, और इन्हीं 3 सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग एक्ट्स एंड प्रोविजंस बनाए जाते हैं, राइट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैलकाटा इतना रिवेन्यू लेकर के आ रहा था कि कैलकाटा को बहुत प्रमोट कर दिया गया। इन तीनों प्रोविंस के अलग अलग गवर्नर होते थे, और कैलकाटा के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा कह दिया गया कि अब कैलकाटा का जो गवर्नर है वो सबसे ऊपर है, इनके नीचे मद्रास और बॉम्बे को डाल दिया गया, बिकॉज कैलकाटा वाज प्रोड्यूसिंग मोर रेवेन्यू। दैट इज द रीजन व्हाई ब्रिटिशर्स गिव मोर स्कोप टू द कैलकाटा वन। तो इसको हम आगे करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत देखो कैसे हो रहा है। तो अलग अलग एरियाज इनके अंदर में आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज अलग अलग लोगों से इन्होंने इस एरिया को लिया हुआ है, राइट। इसके बाद से सर आता है कहानी इंग्लिश पे। नाउ द स्टोरी कम्स टू द बंगाल। बंगाल क्या है? तो बंगाल इज द रिचेस्ट मुगल प्रोविंस। सबसे रिचेस्ट मुगल प्रोविंस होने का रीजन है सर, बंगाल में एक ऐसा एरिया है जहां पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो कर रही है, वहां पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो वहां पे एग्रीकल्चर ग्रो करना है, समथिंग वेरी ऑब्वियस। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज द रिचेस्ट मुगल प्रोविंस। 1651 में आपने शाह सूजा से ट्रेड परमिशन लिया। अब एक चीज याद रखना, शाह सूजा और नीचे आपको शाइस्ता खान दिखाई देंगे, ये सब मुगल के क्या कह सकते हैं रिलेटिव्स है। कोई इसमें पता चलेगा जहांगीर का मामा है, कोई पता चलेगा औरंगजेब का कोई रिलेटिव है, इस टाइप के रिलेटिव्स है जो कहीं ना कहीं मुगल्स के कंट्रोल में था बंगाल। तो इन्होंने बंगाल पे पहले जाकर के जो मुगल रूलर्स थे उनसे परमिशन लिया, आपस में कंफ्लिक्ट हो गया सूजा खान सिस्टा खान के बीच में। हमें नहीं पढ़ना सूजा कौन है सिस्टा कौन है, रहने दो उनको, राइट। इनके बीच में कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने क्या कर दिया कि हुगली में जाकर के फैक्ट्री बनाया था, उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री बनाया था उसको बेसिकली मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इनके आपस में बीच में कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। बाद में जाकर के जॉब चार्नोक एक ब्रिटिशर है, इन्होंने सुतनौटी में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। सुतनौटी क्या था? तो एक गांव था जो कि कलकत्ता का एक मेजर प्रोविंस के रूप में बाद में उभरता हुआ नजर आता है। इट वाज अर्लियर अ विलेज। इनिशियल डेज में क्या था सर? एक गांव हुआ करता था। बाद में जाकर के इन्होंने 1698 के आसपास में जाकर के सुतनौती, कैलीकट, गोविंदपुर वाले एरिया को ऑक्यूपाई किया, और इन सभी को मिलाकर के कलकत्ता बना दिया गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस बन गया। और ये गलत लिखा है 17 नहीं 1800 1800 में फोर्ट विलियम को बनाया गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फोर्ट था, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और बहुत कुछ वहां पे होना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को वहां पे स्ट्रॉन्ग किया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2022 में सेम फॉर्मेट पे, क्या है? The Dutch established their factory warfare on the east coast on the land granted to them by the गजापति रूलर। अभी मैंने आपको गोलकोंडा रूलर्स के बारे में बताया था, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। सेकंड है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि अल्बुकर्की ने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक से आएगा, ये स्पेक्ट्रम में, एनसीईआरटी में सब में दिया हुआ है, राइट। बट वहां पे बहुत बल्कि है, 600 800 1000 पेजेस में, हमने इसको बहुत कम किया हुआ है। 5-6 पेज में आपका ये चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा सर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपने आप को स्टैब्लिश किया था, और इनको जो जमीन मिला था वो विजयनगर इंपायर के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने दिया था। अब एक चीज याद रखना, यूपीएससी का एक नियम होता है कि जब दो ऑप्शन सिमिलर लुकिंग हो तो उनमें से एक सही होता है और एक गलत है। देखो पहला वाला भी कह रहा है कि सर इनको जो जमीन मिला गजापति रूलर से मिला, दूसरा में कह रहा है कि इनको जो जमीन मिला विजयनगर से मिला। तो सिंपल सी बात है सर, स्पेशली जब इन्होंने फैक्ट्री मद्रास में सेटअप किया था, तो मद्रास वाला जो एरिया था ये एक्चुअली में उस वक्त में विजयनगर इंपायर के अंदर में था। किसके पास में था? इट वाज अंडर द विजयनगर इंपायर। दैट इज द रीजन व्हाई विजयनगर से कहीं ना कहीं वो प्लॉट मिला था। सो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट। 2 तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है। 2 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, और आपको 3 पता है, सो यू नो द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। 1 2 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि सर सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में एक ट्रैप होता है। तो ऑलरेडी आप 50-50 पे आ चुके हो। एक तो आपने नॉलेज बेसिस पे एलिमिनेट किया, एक आपने ट्रिक एंड टेक्निक पे अपने एलिमिनेट किया, तो आप आ चुके हो सर 50-50 में। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और ऐसे ही तरीके से यूपीएससी के बहुत सारे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस निकलते हुए नजर आएंगे, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वंस वी आर डन विद दिस सीरीज। But before that, I want every one of you to let me know in the comment box whether you guys want me that I should continue this series or not. Something that is very important, है ना? चलो फटाफट फ्रेंच पे आएंगे। तो सर फ्रेंच ने 1664 में अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपनी कंपनी को। कॉलबर्ट 50 साल तक मोनोपोली था। हेडक्वार्टर इनका पुडुचेरी था। बस इसमें यही याद रखना कि क्या हेडक्वार्टर था, तो फ्रेंच का हेडक्वार्टर था सर पुडुचेरी। बाद में इन्होंने अबेंडन कर दिया, सारे एरियाज को छोड़ दिया, राइट, खत्म। डेनिश के बारे में कुछ नहीं है सर, डेनिश ने भी ट्रावंकोर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। सेरमपुट का इनका सेटलमेंट था, बाद में इन्होंने इसको भी क्विट कर दिया। तो ये देखते हैं कि सर इंग्लिश को सक्सेस होने का रीजन क्या था। तो ब्रिटिशर्स को सक्सेस होने का रीजन था कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप था, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे, राइट। जो मन कर रहा है उस हिसाब से नहीं कर रहे, जिस तरीके से करना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से वैसे बेसिकली रूल कर रहे हैं। दूसरा, इनकी नेवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग ऑलवेज सक्सेस। इनके देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे मशीन सेटअप किए गए, मशीन से प्रोडक्शन अच्छा खासा हो पा रहा है। तो यहाँ से कच्चा सामान इंग्लैंड भेज रहे हैं। इंडिया से क्या कर रहे हैं सर? यहाँ से ये लोग, ये इंडिया है, ठीक है, ये है इंग्लैंड,
ये इंडिया से क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं, और इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो इंग्लैंड में जो भी इंडस्ट्रीज है वो ग्रो कर रही है, यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इस तरीके से इनका काम चल रहा है, दैट इज हाउ दे आर वर्किंग आउट देयर, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा इनकी मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग है, पॉलिटिकली बहुत ही स्टेब्लिश थे, है ना, बैंक वैंक था इनके पास में, रिलीजन में बहुत ही कम हस्तक्षेप करते थे, है ना, अनलाइक दोस्त, है ना, पोर्तुगीज एंड ऑल, जो रिलीजियस रिलीजन में बहुत ही स्ट्रांगली इंटरवीन होना स्टार्ट हो गए। आप इस चीज को याद रखना कि पोर्तुगीज इंग्लैंड वाले से मतलब ब्रिटिशर्स से 100 साल पहले आए थे, और फिर भी वो बेचारे चले गए, जबकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना था कि सूरत वाली कंपनी में अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटिशर्स मतलब परमिशन सुल्तान से मिलने के बाद भी वो वहां पे कंपनी नहीं खोल पा रहे थे, पोर्तुगीज का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था। बट ये चले क्यों गए, बिकॉज इन्होंने रिलीजन में इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया, क्रिश्चियनिटी को बहुत ही स्ट्रांगली कहीं ना कहीं प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को वो सही नहीं लगा, दैट इज द रीजन पीपल रिवोल्टेड, और ये सब होता हुआ नजर आता है ना। तो ऑल दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग लाइक दिस, चीजें यहाँ पे उतना डेवलप नहीं हो पा रही थी, और इसको मैंने एक जगह पे कंसोल करके एक नोट्स बना दिया, एक रिवीजन नोट्स, जहां पे आप इसको रिवाइज करोगे, एंड दिस इज डन, दिस इज द फाइनल टेबल, जहां पे पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर गोवा, डच का हेडक्वार्टर पुलिकत, इंग्लिश का हेडक्वार्टर कलकत्ता, फ्रेंच का पोडुचेरी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये मेंस वाले पॉइंटर से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसी जगह पे आप यहाँ से उठा सकते हो, राइट। तो आई एम अगेन टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू कि जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, ये सारे के सारे नोट्स आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इफेक्टिव है। प्रीसाइजली प्रीलिम्स सामने आ रहा है, उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, यूपीएससी स्टेट पीएससी सभी एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, फैक्ट्स भी पढ़ेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से, और जो भी फैक्चुअल चैप्टर है, अब इस चैप्टर को हमने 4 से 5 पेज में रैप अप कर दिया है। और मैं फिर से बता रहा हूं, इसका आपको पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पावर मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आईओएस में नहीं होगा, सिर्फ हम मतलब वो एंड्रॉइड वाले फोन में ही होगा, मैं भी एंड्रॉइड ही यूज करता हूं, अभी हमने एप्पल में आईओएस में इसको कन्वर्ट नहीं किया है, विल लुक इनटू दिस फ्यूचर में। तो अभी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे मैं अवेलेबल कराना स्टार्ट करा दूंगा विद इन अ कपल ऑफ डेज, राइट, वो वेबसाइट पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इफ यू गाइस सिंसियरली वांट दैट वी शुड कंटिन्यू दिस सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी एंड द सेशन, आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, सो सी यू इन अदर क्लास। अगली क्लास जो होगी वो होगी किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने आप को इंडिया में एक्सपेंड किया। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश किया, मतलब हमने देखा था यूरोपियंस कैसे इंडिया में आ रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब अगली क्लास जो होगी वो होगा ब्रिटिश एक्सपेंशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बंगाल और मैसूर जैसे एरिया को अंग्रेजों ने कैसे कैप्चर किया खुद को एक्सपेंड करके। अगर आप चाहते हो सीरीज को अपन कंटिन्यू करें, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।